साथ विंग कमांडर आलोक सहाय रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सिद्धार्थ वर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जिस समय पर हम ये जानते हैं कि भारत को एक बड़ा कदम उठाना है। आलोक जी, पहले आप मुझे बताएं कि वो बड़ा कदम क्या हो सकता है। सब कोई जानता है और ये होना ही है, क्योंकि जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उसका समूल नाश करना पड़ेगा और उस पर एक बड़ा आक्रमण करना पड़ेगा भारत को। जैसे बालाकोट के समय में हुआ था और उरी के समय में हुआ था, तो उरी में तो सेनाएं अंदर घुसी थी, हमारे कमांडोज अंदर घुसे थे और जाके उन्होंने कत्लेआम करके फिर वहां से वापस आए। बालाकोट में हमारे मिराजेस गए थे जिन्होंने स्ट्राइक किया, पिन पॉइंटेड स्ट्राइक किया, और वहां पे जो अंडरग्राउंड जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे उसको ध्वस्त किया गया, क्योंकि बंकर बस्टर बॉम्ब्स हमने यूज किए थे। लेकिन इस बार क्या है कि अब हमारे पास कुछ ऐसे हथियार हैं, कुछ ऐसे जहाज हैं कि हमें उतना ज्यादा अंदर जहाज भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम अपने सीमा के अंदर से ही शायद पिन पॉइंटेडली 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर तक के जो टारगेट्स हैं उसको ध्वस्त कर सकते हैं। तो इससे हमको काफी सुविधा होगी। हमारे पास उन्नत किस्म के जहाज आ गए हैं, बालाकोट स्ट्राइक के बाद से रफाल आ गया है हमारे पास, और काफी लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स ले जाने की उसमें क्षमता है, हम सभी जानते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ही, मैं पाकिस्तान के अंदर की तो बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ही 28 चिन्हित टेररिस्ट कैंप्स हैं, जिसमें 8 के करीब तो लश्कर तोयबा से एसोसिएटेड है। तो इन सब, और ये जो इनका जो ऑफशूट है वो लश्कर तोयबा का एक ग्रुप है जिसने ये अटैक किया है। तो मुझे तो लगता है कि लश्कर तोयबा के ट्रेनिंग कैंप्स पर निश्चित रूप से हमें एक साथ स्ट्राइक करना होगा और हम करेंगे भी। सीसीएस की मीटिंग जो होती है वो इसीलिए हुई है क्योंकि एक ये राष्ट्रीय निर्णय होता है कि हम अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके अगर हमें अटैक करना है तो उस पर सरकार की सहमति होनी चाहिए, और जो सुरक्षा संबंधी जो बड़े बड़े फैसले हैं वही वो सीसीएस ही लेती है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने सुना और जाना कि सीसीएस कमेटी की मीटिंग हुई है और इसमें सेना को अब स्वतंत्रता दी जाएगी। लेकिन जनता को मैं बताना चाहूंगा कि रिटेलिएशन तुरंत नहीं होगा, क्योंकि तुरंत रिटेलिएशन करने से क्या है कि दुश्मन अभी चौकन्ना है, उसमें कोलैटरल डैमेज होने की संभावना ज्यादा होती है। एक ये बात भी होती है कि वो चौकन्ना है तो हो सकता है उसने अपने बचाव के काफी इंतजाम किए हों। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को भारतीय सेना प्रेफरेंस देगी और वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को रख करके ही अटैक किया जाएगा। और इस बार का अटैक मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो पहले से ज्यादा भीषण होगा, क्योंकि हमारे पास हथियार भी उस तरह के हैं, हमारे पास उस तरह के टेक्नोलॉजी है अब कि हम ज्यादा घातक हमला कर सकते हैं, और ये करना ही पड़ेगा। अब हमें विश्व राजनीति से भी सबक लेनी पड़ेगी। जैसा कि आप देखिए, इजराइल ने जो उपाय किया है, ये दीमक हैं, ये जो टेररिस्ट हैं इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो दीमक की तरह ये फैल रहा है, ये समाज को चाट जाएंगे, ये मानवता को चाट के खत्म कर रहे हैं। इनका संपूर्ण उन्मूलन जब तक नहीं किया जाएगा, जैसे इजराइल कर रहा है, तब तक ये हमें बार बार घाव और चोट देते रहेंगे। ये आपने एक पॉइंट जो इजराइल हमास का उठाया, ये एक बड़ा मुद्दा था, मैं इस पर बात भी करना चाह रहा था। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है, इसलिए सवाल रखा। अल्टीमेटली भारत सरकार को, हमारी सक्षम सेनाओं को यह तय करना है कि उनका निर्णय क्या होगा, क्या फैसला लेते हैं। रक्षा मंत्री स्पष्ट तौर पर देश की जनता को यह बोल चुके हैं कि बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द की जाएगी, ये बात उन्होंने स्पष्ट की। अब वो क्या होगी इस पर हम विशेषज्ञों से समझ सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आप लोगों में, दर्शकों में यानी बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है, मैं देख रहा हूं, और चाहते हैं कि कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए। तो हम उसको समझ रहे हैं, भारत की शक्ति का आकलन और किन चीजों पर विचार किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल सिद्धार्थ, अभी आपने आलोक जी को सुना भी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपना विचार भी इस पर रखें कि हमारी तैयारी, और खास तौर पर ये इजराइल हमास की बात को मैं आगे, क्योंकि हम जानते हैं फिलिस्तीन पर जब हमला हुआ, हमास ने कई आम लोगों को अपने प्रोटेक्शन में आगे किया।
भारत और इजराइल में बहुत फर्क है। बेशक हम दोस्त हैं, लेकिन भारत की पॉलिसीज लोगों को लेकर, हमलों को लेकर बहुत अलग रही हैं। तो जैसा वैसे आलोक जी ने इशारा कर दिया है कि एक सरप्राइज कुछ हो सकता है। आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? जी प्रवीण जी, देखिए क्या है कि जो वॉर होता है, वॉर क्या का डेफिनेशन हम लोग अगर देखें तो एक अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल विल होता है बाय फोर्स, जब डिप्लोमेसी पूरा फेल हो जाता है। तो डिप्लोमेटिक जो वेंचर्स जो पाकिस्तान के साथ बार बार किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान कभी अपने इन सब ये षड्यंत्रों से कभी बाज नहीं आता है। तो इसलिए वॉर का जो सिचुएशन होता है, पाकिस्तान देखिए बहुत चालाक देश हो रखा है, डरपोक देश है, उसको मालूम है कि भारत के साथ वो कभी कन्वेंशनल वॉर में जीत नहीं सकता है। तो जनरल जिया उल हक के समय से उसने शुरू कर दिया था ये कार्रवाई जिसे कहते हैं ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, कि इंडिया के इधर उधर अंदरूनी इलाकों में वो किसी न किसी तरह से ये आतंकी हमले करते रहे और इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की इसकी हमेशा ये प्रयास बनी रहती है। भारत जो है, हम लोग ने पूरे अपने अंदरूनी सिक्योरिटी सिचुएशंस को भी पूरा टाइटन अप कर रखा है। अगर कश्मीर को हम लोग देखें तो आर्टिकल 370 को भी हटाया गया, जिस तरीके से वहां से कश्मीर रीजन से और साउथ कश्मीर और जम्मू रीजन से पूरे टेररिस्ट के जो प्रेजेंस को वहां से एकदम हटा दिया गया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे टेररिज्म का वहां पे फिर से उन लोग ने कोशिश अपना जरूर वहां पे उसका जो सांप जो सपोला जो उसके सब फन वहां पे दिखते रहते हैं। हालांकि अगर जिस तरीके से जो फिलहाल जो अभी जो मौसम बदल रहा होता है, जिस तरीके से वहां पे जो पासेस पे जो वो बर्फ जब पिघलता है तो वहां से फिर इन्फिल्ट्रेशन की वहां से कोशिशें होती हैं। देखिए पाकिस्तान का जो वजूद है, वो जो वजूद जो है वो पूरा नफरत के बुनियाद पर ही पूरा बना हुआ है। अगर पाकिस्तान का हम इकोनॉमी देखें, पाकिस्तान का हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, पाकिस्तान के खुद का इंटरनल हम लोग उसका सिक्योरिटी सिचुएशन देखें, पूरा बदहाल से बदहाल है। वो गुलाम देश बन रखा है चीन का भी, और पाकिस्तान जो है किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र रचाकर भारत को चारों तरफ से घेरने की भी कोशिश कर रहा है। अगर बांग्लादेश को भी देखें तो बांग्लादेश को भी अब पाकिस्तान इतना इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के साथ जो भारत के इतने अच्छे रिश्ते थे, तो वहां से भी ये सब अभी पूरे तमाशे शुरू हो रखे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग पाकिस्तान के इनके जो सेना अध्यक्ष है जनरल असीम मुनीर, उन्होंने भी अभी ये स्टेटमेंट दे दिया था कि हिंदू और मुस्लिम अलग होते हैं और 2 स्टेट थियोरी किया गया था और भारत और पाकिस्तान को अलग बनाया गया था। तो देखिए, तो किसी ना किसी तरीके से वो भारत के अंदर भी एक आतंकी एलिमेंट्स को तो वो लोग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक कम्युनल वायलेंस वाला स्टेटमेंट्स भी वो लोग वो फोमेंट करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। सिद्धार्थ जी, ये एक इतना बड़ा विषय रहा है ना कि 26/11 हो या उससे पहले भी कोई आतंकी घटनाएं हुई हो, और जो सिंपैथाइजर्स होते हैं, मैं तो ये भी मैंने कहा कि आप कुछ किसी धर्म मजहब के मानने वाले हो, किसी पार्टी को मानने वाले हो, इस वक्त कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, का मतलब आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान करना चाहता है, कहना चाहता है। इसीलिए अभी इस समय पर कोई भी आंतरिक राजनीति, ओछी राजनीति से प्रेरित होकर कोई कार्य मत करिए, और धर्म मजहब के नाम पर तो बिल्कुल मत करिए कि मुसलमान हैं तो ये कर रहे हैं, हिंदू हैं तो ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल मत करिए, इससे बचिए। आलोक जी, अभी अब क्योंकि लोगों के जहन में एक ये भी बड़ी बात आ रही है कि जहनियत, यानी आतंक को पोषित करने वाली जो जहनियत है, उस पर कैसे वार होगा, और यहां पर बताना सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, वो ठीक है, इसके स्थायी समाधान के लिए क्या सचमुच हमारा इंतजार ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि 26/11 के बाद भी हम ये बात कर रहे थे, पुलवामा के बाद भी बात, और हम तो इतने दंश झेल चुके हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। प्रवीण जी, मैं इस पर थोड़ा एक विशेष बात बोलना चाहता हूं कि ये जो देखिए टेररिस्ट अटैक, आप एक टेररिस्ट मारते हैं, 10 मारते हैं, वो 20 और 40 फिर पैदा हो जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये इनकी जड़ें कहाँ हैं, कहाँ से ये पैदा होते हैं। और ये पैदा होते हैं जो रिलीजियस कोई और ज़हनियत हैं, कई जगह मदरसे हैं। मैं सारे मदरसों और मस्जिदों को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जिहादियों ने कुछ मदरसों और कुछ मस्जिदों पर कब्जा कर रखा है, और वहां से जो छोटे बच्चों के समय में ही, कम उम्र में ही इनका जो दिमाग बदला जाता है, जिस तरह की इनको शिक्षाएं दी जाती हैं, धर्म के नाम पे उल जलूल बातें सिखाई जाती हैं, ये जो काफिर को मारने पर जन्नत मिलेगा और 72 हूर मिलेंगे वहां तुमको, इस तरह की बातें बचपन से सिखाना, इस तरह की बातें बचपन से सिखाना कि दूसरे धर्म वालों का को जीने का अधिकार नहीं है और सिर्फ तुम्हारा ही धर्म है, वो तो ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, इस ब्रीडिंग ग्राउंड्स को जब तक रोका नहीं जाएगा, ये दीमक की तरह निकल के आते रहेंगे। न सिर्फ टेररिस्ट पैदा होते हैं, बल्कि
हमारे देश के अंदर भी आप देखिए कि इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। आप कलकत्ता में आप देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, यूपी में आपने देखा, कई जगहों पे इस तरह की भीड़ अचानक सामने आ जाती है उन्माद के नाम पे। तो ये जो मानसिकता पैदा की जाती है, उन जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा, उनको खोजना पड़ेगा, और ताकि इनका ब्रीडिंग ग्राउंड बंद हो सके। जब ये ब्रीडिंग ग्राउंड बंद होगा तभी ये एक इंसान के रूप में ये बड़े होंगे बच्चे, नहीं तो ये वहशी बना दिए जाते हैं ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और ये बड़े होकर के या तो पत्थर चलाने वाले बनते हैं या फिर जिहादियों के बहकावे में आकर के टेररिस्ट बनते हैं। ये जो वहां का ग्रुप है, ये क्या करता है, ये इसको पाकिस्तान से काफी ज्यादा ट्रेनिंग मिलती है, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। यही गुट है जो पहली बार गोप्रो कैमरा लगा करके इन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग की थी सीआरपीएफ और आर्मी कैंप पर जब इन्होंने अटैक किया था। तो हालांकि वो अटैक छोटा था, तो उसका लाइव उन्होंने रिकॉर्डिंग किया था, और ये रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, जो बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को अपने कैंप में ला करके उनको ट्रेनिंग दिखा के उनको प्रोत्साहित करते हैं कि देखो हमने कैसे क्या किया। तो ये जो चीजें हैं, हमें इन जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा, ब्रीडिंग ग्राउंड्स बंद करना पड़ेगा। सिर्फ टेररिस्ट को मारने से काम नहीं चलेगा। आप देखिए हम कितने सालों से टेररिस्ट को मार रहे हैं। आप 50 मारेंगे वो 200 आ जाएंगे, आप 200 मारेंगे वो 400 आ जाएंगे, आप टेररिस्ट कैंप अटैक करेंगे वो फिर से टेररिस्ट दूसरे पैदा होंगे। तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड जो है, ये मानसिकता जहां पैदा की जाती है, मैंने वही कहा कि ये जो जहनियत पैदा की जा रही है, जो बहुत छोटी उम्र से कंडीशनिंग ऑफ माइंड की बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें, और ये चुनौती छोटी नहीं है। हालांकि अभी तो इमीडिएट एक्शन लेना है, तो इमीडिएट एक्शन में तो एक बड़ा हमला जो है वो भारत की तरफ से हो सकता है। हालांकि क्या होता है निर्णय, और वो निर्णय भी कोई सार्वजनिक करने वाला नहीं कि प्रेस विज्ञप्ति देकर कुछ किया जाएगा, जो करना होगा सरकार करेगी। लेकिन सिद्धार्थ जी, मुझे थोड़ा सा ये वाली जो बात अभी आलोक जी ने कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने अभी एक वक्फ का प्रयास देखा है, उसको देख रहे हैं कि हम उस पर क्या कुछ हो रहा है। इंस्टीट्यूट्स की बात अभी आलोक जी कह रहे थे, ये इतना आसान नहीं है। और फिर जब ज़हनियत की बात होती तो ऐसा भी नहीं है कि सारे मुसलमानों को या इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात कर रहा है, वो एक सामान्य सोच बना लीजिए। जो कट्टरपंथ के समर्थक हैं, जो किसी दूसरे धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो अन्य धर्मों को धर्म नहीं मान रहे हैं, जो भारत से ज्यादा किसी अन्य के विषय में सोच रहे हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी, उनसे चिंता करने की जरूरत है। ये कैसे खत्म होगा, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, भारत का हमेशा इतिहास ये रहा है कि हम लोग एक ऑलवेज एक टॉलरेंट सोसाइटी, और एक सब लोग साथ में, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब और सब लोग तहजीब वाले कंट्री हमेशा माना गया है, जहां पे हमेशा सब लोग साथ में रहे हैं, साथ में फेस्टिवल्स पूरा सेलिब्रेट किए गए हैं। इन सब चीजों के पीछे कौन है, तो इनके पीछे हरकतों को, और वो हम अगर देखें तो सीधे वो पाकिस्तान का ही हर जगह उसका नाम आता है। पाकिस्तान को अगर हम लोग उसके जो जनरल्स है, उसके आईएसआई है, उसके जो आर्मी चीफ है, इन लोगों को अगर हम लोग काबू कर लें तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भारत के अंदर भी जो कम्युनल जो अनरेस्ट जो पैदा हो रहा है, वो भारत के अंदरूनी अंदर से ये चीजें नहीं आ रही हैं। इन लोगों को बाहर से पैसा दिया जा रहा है, बाहर से इनकी फंडिंग हो रही है, और ये सब फंडिंग कहां से आ रहा है? ये सब किसी न किसी तरीके से आईएसआई के लिंक, ये सब ग्रुप्स हैं जहां से ये सब पूरे फाइनेंशियल्स आ रहे हैं। अब देखिए, जैसे लश्कर तैयबा का जो पूरा फंड्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पूरा उसको फ्रीज कर रखा था। लश्कर तैयबा ने अपना नाम बदल के ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है इसको बना रखा है, ताकि वो लोग लश्कर तैयबा का नाम हट जाए और एक नया वहां पे फ्रंट खुलकर इन लोगों को दिखे कि कोई एक रेजिस्टेंस इंडिया के अंदर हो रहा है। इसलिए इसका नाम भी ऐसा रखा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, की इंडिया के अंदर। ये मैं थोड़ा सा आप दोनों से समझना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, लेकिन ये बहुत अहम बात है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं। आप थोड़ा और डिटेल में, हम हाफिज सईद की बात करते हैं, ज़कीउर रहमान लखवी की बात, ये सैफुल्लाह का नाम आया है जो लश्कर का डिप्टी कमांडर भी है। ये सारे चेहरे आइडेंटिफाइड होने के बावजूद, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बावजूद, ये पाकिस्तान के मीडिया में जो कुछ चलता रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आज मैं सुन भी रहा था, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ बैठते भी हैं, तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान क्या एक अंधी दुनिया में जी रहा है। उसको लगता है आंखें बंद कर लेगा तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा, जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया नहीं देखेगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे रशिया, चाइना, अमेरिका, 3 शक्तियां जो शायद आपस में साथ में ना आती हूं, भारत के साथ में आके खड़ी हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो करता रहता है। हमारे अपने देश में
कई लोग इस आतंक को पालने पोसने का काम करते दिखाई देते हैं। वो सिर्फ छोटे स्लीपर मॉड्यूल्स तक सीमित नहीं है, कई बड़े चेहरे भी ऐसे हैं जिन्होंने नापाक राजनीति के लिए किया है। क्या आपको लगता है कि ये दौर कभी बदल पाएगा? बहुत ही नजदीकी समय में तो नहीं बदल पाएगा, क्योंकि भारत में ही ऐसे कई लोग हैं जो आज भी इन तत्वों के पोषक हैं। मैं इसमें कहने में इसमें मुझे हिचक नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि जब यहाँ के बड़े बड़े लोग हाफिज सईद जी बोलते हैं, तो ये सब स्पष्ट है, जनता को समझने की जरूरत है कि आपके यहाँ कैसे लोग हैं और कैसे जो आदमी चिकन नेक काटने की बात करता है, जो आदमी नारा लगाता है जेएनयू के अंदर में भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो राजनीतिक मेन स्ट्रीम में आ चुका है और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके चुनाव प्रक्रिया में आ रहा है भारत में। बताइए, तो ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं भरे हुए, और ये हमारी कमजोरी है। वस्तुतः ये हमारी कमजोरी है कि हम इन सब चीजों को पहचानते नहीं है। आज भी हम सीख नहीं रहे हैं एकजुट कैसे हुआ जाता है। इन खतरनाक जिहादियों के खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा, इस मानसिकता के खिलाफ। और जब तक हम नहीं सीखेंगे, हम एक नहीं होंगे, तब तक हम सुदृढ़ और मजबूत नहीं होंगे। लेकिन ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि तत्काल इनके साथ निपटना जो है वो तो निश्चित रूप से है, उसका एक सैन्य रूप में उसको समाधान हम ढूंढेंगे। और जैसा कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रवीण जी आपने बताई राजनाथ सिंह जी के भाषण में, कि हम न सिर्फ इन टेररिस्टों को मारेंगे, बल्कि इसके पीछे के जो संरक्षक हैं और जो प्लेयर्स हैं जी, उन पर भी हम आक्रमण करेंगे। ये एक बदलाव है, ये एक थोड़ा पिछले जो बालाकोट स्ट्राइक के समय से एक स्टेप आगे का एग्रेसिव अप्रोच दिखाता है। क्योंकि अब हम सिर्फ बात टेररिस्ट कैंप पर अटैक करने की नहीं कर रहे हैं, अब हम बात उस पर भी कर रहे हैं कि अगर आईएसआई के लोगों ने इस साजिश में सहयोग दिया है सीधा, तो हम उनके कैंप को भी, उनके हेडक्वार्टर को भी मार सकते हैं। तो भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो शायद अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप पॉइंट पर बात को लाए, क्योंकि मैं इसमें जो मैं ब्रेक से पहले कह रहा था, रशिया, चाइना, अमेरिका, तीन बड़ी ताकतें आपस में मेल ना हो, लेकिन इस मुद्दे पर साथ में। देखिए, संवेदनाएं व्यक्त करना एक अलग बात है, लेकिन जब बात डिसीजन मेकिंग की होती है, कोई बड़ा हमला करने की होती है, तो अलग अलग देशों के अलग अलग रिजर्वेशन सामने आते हैं। पुतिन साहब और डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि आतंक की लड़ाई में हर तरीके से हम आपके साथ में। चाइना का ठीक है, अपना उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त करी हैं, अब वो किस हद तक साथ में देते हैं, नहीं देते हैं, और किस हद तक पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, एक अलग बात होगी। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को देखते हुए जो पुराने प्रेशर्स हुआ करते थे वो कितने रिलीज हो चुके हैं? भारत को आप कितना इस मामले में मुक्त मानते हैं? एक तो होता है कि हमने ले लिया डिसीजन, और दूसरा ये होता है कि इस बात की चिंता करना कहीं पाबंदियां ना लग जाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चल रही है उसकी भी। तो क्या आपको लगता है इस परिदृश्य से हम बाहर हो गए हैं और बिल्कुल हमें इन सब जो जैसा बोल रहे हैं उतनी छूट दे भी रखी है इन्होंने युद्ध के लिए? देखिए प्रवीण जी, मैं ये छूट तो पिछले बार भी दे रखी थी। मैं उस समय मैं जानता हूं, उस समय के चीफ जो थे, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, धनवा सर के साथ में, और पूरी प्लानिंग उनकी थी। तो ये छूट तो इस सरकार ने शुरू से दे रखी है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग है। प्रवीण जी, जो आपने पूछा ना, ये जो जियो पॉलिटिक्स में जो नए समीकरण बने हैं विश्व में यूक्रेन वॉर के बाद से, इसमें क्या हुआ है कि रूस और चीन बहुत ही क्लोज, नजदीक आ गए हैं। और वो इतने नजदीक आ गए हैं कि भारत के खिलाफ चीन स्पष्ट रूप से न जाए, इसमें रूस ने पहल ली है। तो अभी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई सीधा टकराव होता है तो चीन खुले रूप से पाकिस्तान को शायद मदद न कर पाए, क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में रूस चीन को ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि भारत की बहुत जरूरत है अभी को। तो ये थोड़ा सा एक चेंज आया है, और इसमें भारत को आज के इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो भारत ज्यादा फ्रीडम के साथ, ज्यादा स्वतंत्रता के साथ आक्रमण करने की स्थिति में है, क्योंकि अमेरिका का तो मोह भंग हो ही चुका है पाकिस्तान से।
वहां पर राष्ट्रपति उस पर से ट्रंप हैं, जो कि मोदी के काफी करीबी हैं। इधर रूस जो है, और रूस, चाइना और इंडिया का जो गठबंधन है यूक्रेन वार के बाद से, वो चीन को खुले रूप से समर्थन नहीं देने पाएगा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान थोड़ा आइसोलेटेड रहेगा काफी हद तक। अभी आप देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिवा तुर्की के कोई ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। तो ऐसे में ये एक उपयुक्त मौका है कि हम पाकिस्तान को एक अच्छा माकूल जवाब दें और उसके कर्मों का फल उसको इस समय दें। और यही राजनाथ सिंह जी ने शायद इसी तरफ इशारा बिल्कुल किया बिल्कुल। है कि देखिए, आपने ये भी एक बड़ी अहम पहलू पर लाए कि सऊदी अरब, जिसकी भीख पर अभी तक पाकिस्तान, क्योंकि वो भीख मिलना भी बंद हो गई है, वो सारे लोन मिलना बंद हो गए, इतना ज्यादा गहरे लोन में जा चुका है, लेकिन एक सऊदी जिससे उम्मीद करता है, वो सऊदी के क्राउन प्रिंस भी भारत की क्या रिस्पेक्ट करते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री की क्या इज्जत करते हैं, उसका मुजाहिरा हो ही रहा था कि यहां पर यह बौखलाहट देखने को मिल गई है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लेफ्ट आउट है इस वक्त पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से, जिस तरह से आतंक को पोषित किया गया। दूसरी तरफ मुझे थोड़ा सा आलोक जी ये बताएं, क्योंकि आपकी इसमें समझ भी गहरी है, बलूचिस्तान ऑलरेडी उसके लिए एक परेशानी का सबब है। ये जो स्टेप उठाया गया पाकिस्तानी सेना की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, उनके द्वारा पोषित कैंप्स की तरफ से, ये किस सोच के साथ उठाया गया होगा कि आपने एक तरीके से आ बैल मुझे मार, यानी अपनी आफत को बुला लिया है? हाँ, देखिए, दो कारण हैं इसके प्रवीण जी, जैसा कि मुझे लगता है। एक तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो अब बौखला गए हैं। देखिए, न सिर्फ आंतरिक स्थिति, वहां की इकोनॉमी का हालत आप जानते हैं कितनी बुरी हालत हो गई थी। 0.5 तक जीडीपी ग्रोथ रेट चला गया था, अभी मुश्किल से बढ़ के 2.5 होने वाला है। तो वहां की कटोरा लेके प्राइम मिनिस्टर घूम रहे थे हर एक देशों में, हर देश उनको नकार दे रहा था। किसी तरह से थोड़ा पैसा वो लेकर के आए हैं एक संगठन से। तो अभी जो ये स्थिति, लेकिन हुआ क्या है वहां पे, बलूचिस्तान में जिस तरह से इनको मार पड़ रही है, बलूचिस्तान उनको लग रहा है कि उनके हाथ से निकल जाएगा। अफगानिस्तान जिस तरह से उनको चोट दे रहा है, तो पाकिस्तान सरकार की आम जनता के सामने में बहुत बुरी तरह से किरकिरी हुई है। पाकिस्तानी सेना की भी बहुत बुरी तरह से किरकिरी हुई है कि बलूचिस्तानी फोर्स जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पूरी ट्रेन अगवा कर लिया उन्होंने, सैनिकों को मार दिया, आपके ट्रेनिंग, आपके जो सैन्य कैंप है उस पर आक्रमण करके वो कब्जा कर लेते हैं और आपको कई दिन लग जाते हैं उसको छुड़ाने में। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए और इकोनॉमी से ध्यान भटकाने के लिए ये आईएसआई का एक ताना बुना है। उन्होंने ये समझा कि वक्फ बिल के कारण अभी बंगाल में कम्युनल हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, तो क्यों नहीं हम कश्मीर में इस समय और थोड़ा हिंसा भड़काएं ताकि भारत उससे और थोड़ा कमजोर हो, भारत की आंतरिक स्थिति और खराब हो। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो अभी ऐसा है कि वो आपको ऐसी करारी चोट देगा कि आप जिस अभी थोड़ी बहुत आपकी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत संभलने लगी थी, आप पाकिस्तान किसी भी हालत में 4 से 5 दिन भी वार झेलने की स्थिति में नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है जी। तो जब पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा तो पाकिस्तान और भी बुरे दलदल में फंस जाएगा। ये वो नहीं समझ रहा है, वो दूरगामी चीज देख रहा है। वो एक नजदीकी घाव देने के लिए उत्तेजित होकर के जनता में अपना थोड़ा सा सम्मान वापस लाने के लिए आईएसआई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये रास्ता अख्तियार किया है, जो कि उनको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। जी, आलोक जी, एक और बड़ी अहम बात ये सामने आती है कि भारत में जब भी बलूचिस्तान पर कुछ भी कार्यक्रम किए तो मैंने देखा वहाँ के जितने एक्टिविस्ट होते हैं उनकी एक ही डिमांड होती है, भारत साथ में आ जाए, भारत साथ में आ जाए, हमारा सपोर्ट कर दो, हमें आज़ाद करवा दो। आपको लगता है कि, हालांकि भारत की सोच नहीं रही, मैंने जितने भी एक्सपर्ट से बात की है, हम जानते हैं कि हम दखल देते ही नहीं है किसी के काम में, लेकिन एक झटका लगे कि पाकिस्तान, सिंध अलग, पंजाब अलग, खैबर पख्तूनवा अलग, बलूचिस्तान अलग और पीओके तो है ही हमारा अभिन्न हिस्सा। क्या ऐसे हालात की तरफ पाकिस्तान जा रहा है? और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसकी अभी हमने थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन वो आपका कहना ठीक है कि वर्तमान जियोपॉलिटिकल परिदृश्य में वैसे हालात बने हैं, ओवरऑल किसी देश की ऐसी स्थिति और दो देशों के ऐसे संबंध को आप लॉन्ग टर्म में किस परिस्थिति में देखते हैं? मैं जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान का हाल आने वाले समय में भौगोलिक स्तर पर क्या होने वाला है।
जी प्रवीण जी, मुझे जो लग रहा है कि पाकिस्तान में बिखराव की स्थिति आएगी बहुत जल्दी ही, कुछ ही वर्षों में। और ये बहुत ही एक देखिए, कुछ भी हो हमारा दुश्मन है, लेकिन वहां जब बिखराव होगा तो पाकिस्तान तो टूटेगा ही, लेकिन उस क्षेत्र में थोड़ा अशांति होगी, काफी मार काट मिलेगी, खून खराबा होगा। और हमारा पड़ोसी शांत तो नहीं रहेगा, ये तो बात सही है। लेकिन एक फायदा भारत को यह होगा कि जो पाकिस्तान जो बार बार इस तरह की हरकतें करता है, वो अब हरकतें करने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपस के अंदरूनी बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पीओके में ही वो उलझ के रह जाएगा। तो आने वाले दिनों में मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान से तो अलग होगा ही, और बलूचिस्तान भी अब उसके अंदर नहीं रहने वाला है। ये दो क्षेत्र तो बहुत जल्दी ही पाकिस्तान से अलग होंगे, महज कुछ वर्षों का मामला है। और सिंध के बारे में मैं अभी नहीं कह सकता कि उसको कितना समय लगेगा, और अभी वहां पर बहुत तेज आंदोलन नहीं चल रहा है। लेकिन बलूचिस्तान और पीओके का जो आंदोलन है वो काफी प्रखर हो चुका है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान उसको अभी समेट नहीं पाएगा इस आंदोलन को, जी, और एक समेट एक नहीं पा रहा एक है। मुझे एक जी और इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोगों ने पूछी भी है, मैं चाहूंगा आप थोड़ा अपना एक्सपर्टाइज उस पर बताएं। इजराइल हमास, ये बिल्कुल एक अलग परिदृश्य है, हालांकि आपने थोड़ा सा इस पर रोशनी डाली थी। हमास या फिलिस्तीन के खिलाफ जो कार्रवाई इजराइल की रही, उसकी आलोचना भी हुई, और हमने देखा है कि उसकी ज़रूरत के बारे में इजराइल ने अपना पक्ष रखा, अमेरिका ने समर्थन दिया, कई चीज़ों में मौन धारण किया गया। पीओके में ऐसी किसी कार्रवाई के विषय में आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, दो चीजें हैं। अब इजराइल ने जैसा बर्ताव किया है हमास के साथ, उससे दो चीजें उसमें देखने की हैं। एक तो ये कि इजराइल ने साफ कहा कि इन्होंने मस्जिदों के नीचे, हॉस्पिटल्स के नीचे, मस्जिद, स्कूल्स के नीचे बंकर्स बना के अपने कैंप बनाए हुए हैं, ताकि अब जब भी इजराइल आक्रमण करता है तो ये हाय तौबा मचाते हैं कि हमारे इन्होंने हॉस्पिटल पे आक्रमण कर दिया, इन्होंने एम्बुलेंस पे आक्रमण कर दिया, जबकि एम्बुलेंस पर 90% ट्रांसपोर्टेशन ये हमास के मिलिटेंट होते हैं। तो लेकिन इजराइल ने सब चीज को धता जता करके, चाहे दुनिया लाख उसको उसकी आलोचना करे, चाहे लाख हल्ला मचाए, इजराइल सबूत दिखाता है और अपना काम करता है। भारत को भी अब यह चीज सीखना पड़ेगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमारे ऊपर अगर टेररिस्ट का आक्रमण हुआ है तो उनके जो टेररिस्ट कैंप हैं वो चाहे कहीं भी हो, हम उन पर आक्रमण करेंगे, चाहे इसके परिणाम जो भी हो। एक तो यह बात हुई। दूसरी बात यह हुई कि हमें इजराइल से यह समझना पड़ेगा कि देखिए, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, को एग्जिस्ट करना इनके साथ बहुत मुश्किल है। ये इजराइल आज जो गाजा को पूरा समतल बना करके वहां एक जो न्यूट्रल जोन बनाना चाहता है, सेफ्टी जोन, क्यों? क्योंकि को एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल है। आप देखिए, ये जो झगड़ा शुरू हुआ है उसके कुछ ही दिन पहले इजराइल लगभग मान गया था टू नेशंस थ्योरी को, और वहां पर एक पीसफुल कॉम्प्रोमाइज होने जा रहा था। लेकिन ये को एग्जिस्टेंस इनके साथ संभव नहीं है। ये जो जिहादी लोग हैं मानसिकता वाले, ये पीसफुल तरीके से रह नहीं सकते, ये क्योंकि आपने जो बात बोली इनका है ना, ये बड़ी गंभीर, इसी की चिंता होती है। मैं जितना इसके बारे में सोचता हूं, या कोई सोचता है कि अल्टीमेटली को एग्जिस्टेंस जो है वो इतने छोटे लेवल पर भी संभव नहीं है कि जिहादी मानसिकता के साथ में कोई भी मानसिकता पनप पाए, ये एक बड़ी समस्या है, और ये बड़ा चिंता का विषय भी रहता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि क्या ये एक सतत चलने वाला युद्ध है, सतत चलने वाली लड़ाई। इसको समझेंगे भी, कोई लोग गलत फहमी में ना चले जाएं इस बात को सुन के कि इससे क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझें। लेकिन ये बात क्यों आई वो जानिए पहले अगली रिपोर्ट के जरिए। आलोक जी मेरे साथ बने हुए। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछा और गैर मुस्लिम होने पर गोलियों से भून दिया। इस हमले में इंदौर के एक परिवार ने अपना मुखिया खो दिया। सुशील नाथेनियल को आतंकवादियों ने पहले कलमा पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। जब उन्होंने अपना धर्म क्रिश्चियन बताया तब आतंकवादियों ने उनकी जान ले ली।
भैया को बोले सबसे पहले कि घुटने टेक के आप कलमा पढ़िए, एकदम से बोले। तो फिर भैया बोले कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ करके, और भैया ने भाभी को अलग अलग कर दिया, और उसी समय उन्होंने भैया को गोली मार दिया, और ऑन द स्पॉट भैया की मृत्यु हो गई। और बेटी आकांक्षा है, तो वो लोग थोड़े से आगे निकले थे वो ऑस्टिन के साथ में, तो उसके पैर में भी गोली लगी, क्योंकि वो लोग गोलियां बरसा रहे थे, कोई एक जन को नहीं टारगेट नहीं किया था, वो लोग गोलियां बरसा रहे थे, तो उसके कारण उसको पैर में भी चोट लगी है। बाकी 2 लोग सुरक्षित हैं। हाँ, भाभी और ऑस्टिन वो सुरक्षित हैं। मृतक सुशील के परिजन संजय का कहना है कि भाई सरप्राइज देने का आदी था और ये सरप्राइज बेहद भारी पड़ा। अभी जब वो गया तो वो किसी को बता के नहीं गया। वो सरप्राइज़ देने की एक आदत थी उसकी। मेरे से अब करीब 6 महीने पहले जब बात हुई थी, जब उसने हम साथ में थे तो बोला था, बोले यार मेरा मन है कि जब से ये 370 धारा हटी है तब से मैं एक बार कश्मीर ज़रूर जाना चाहता हूँ। और अभी गुड फ्राइडे और ईस्टर की छुट्टी होने के कारण हो सकता है कि उसने प्लान बनाया, उस छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए वो निकला। परिवार में किसी को भी मालूम नहीं था, केवल वो 4 लोगों को ही मालूम था। अन्यथा हो सकता है कि अगर मुझे मालूम होता तो एक भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते मैं ज़रूर बोलता कि यार अभी फ़िलहाल जब से ये वक्फ बोर्ड या दूसरे हो रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कायर लोग हैं, जो हम आपस में भाई, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिनको हमारा आपस में भाई भाई का जो नारा है उसको ख़राब करने में लगे हुए हैं, ये ज़रूर कुछ ना कुछ कायराना हरकत करेंगे और वो सच में सही साबित। भारत एक्सप्रेस के लिए इंदौर से जय व्यास की रिपोर्ट। हर कहानी, हर एक व्यक्ति जो मारा गया, घायल हुए हैं, जो बच्चे थे, पहले कौन गया होगा? घूमने फिरने के लिए परिवार के साथ लोग गए, ऐसे निर्दोष मासूमों पर आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं। क्या है ये हरकत? और इसीलिए लोगों में गुस्सा है, और इसीलिए ये भारत पर हमला माना जा रहा है, अनडिक्लेयर्ड वॉर माना जा रहा है। इसीलिए सीसीएस की बैठक हो रही है। सीसीएस की बैठक बहुत ही अहम है। इसके बाद एनईए की ब्रीफिंग भी होने वाली है। शाम 7 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की ये ब्रीफिंग होगी। तो अब तो आलोक जी, क्योंकि मेरे साथ बने हुए, आलोक जी आपने सीसीएस की बैठक के बारे में बताया था, थोड़ा सा ये बताएं कि कितनी चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं, क्योंकि आपने ऐसे कई ऑपरेशंस या बड़े अभियानों का हिस्सा आप रहे हैं। तो थोड़ा मुझे बताएं कि जो सैन्य अभियान होते हैं, जनता को ये भी बताना है कि हम आपके साथ हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे, और सब कुछ बता भी नहीं सकते क्योंकि ये सार्वजनिक करने वाली चीज़ें नहीं। जी देखिए प्रवीण जी, होता यह है कि सीसीएस में एक अहम निर्णय ये लिया जाता है कि हमें आक्रमण करना है कि नहीं करना है ना? पाकिस्तान के अंदर घुस के आक्रमण करना है या सीमा के इसी पार से आक्रमण करना है। जो इस तरह ये राजनीतिक निर्णय है जो सीसीएस में लिए जाएंगे। और एक बार जब निर्णय ले लिया किस स्तर पर हमको आक्रमण करना है, यह निर्णय भी सीसीएस लेती है ना? और जब ये निर्णय ले लेती है, तब उस सेनाओं के चीफ को बुलाया जाता है और वो सीसीएस के निर्णय को ब्रीफिंग दी जाती है। और अब उसके बाद ये जो चीफ्स हैं वो पूरी प्लानिंग तैयार करते हैं कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व के इस निर्णय को कैसे कार्यान्वित करना है, कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। वो एग्जीक्यूशन की टोटल फ्रीडम फिर सेना की हो जाती है, और वो किसी के साथ सेना फिर शेयर नहीं करती है। पॉलिटिकल लीडरशिप में भी 1 ही 2 लोगों को सिर्फ बताया जाता है और किसी को भी ये चीज शेयर नहीं की जाती है। तो सीसीएस की मीटिंग में भी जो भी निर्णय होते हैं वो कभी बाहर नहीं आते हैं। वो बाहर अगर आ गए तो एक तरह से राजद्रोह की बात मानी जाएगी। तो ये तो एक गंभीर मसला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों चीफ को मैसेज दिया जाएगा कि किस स्तर का हम आक्रमण चाहते हैं, किस तरह का हम आक्रमण चाहते हैं, और किस किस क्षेत्रों में आप कर सकते हैं या क्षेत्र आप चुने। जो भी हो, सीसीएस में निर्णय लेगा और उसके बाद इस निर्णय को तीनों सेना के चीफ को बताया जाएगा, और फिर वो सेना वहां पर निर्णय लेगी कि कहां और कैसे कार्रवाई करनी है। एक आपने प्रवीण जी एक और प्लीज बात जो बताई थी कि ये जो धर्म की जो बात है ना, आप देखिए ये जो वहां के आतंकवादी हैं, 2000 में चिती सिंहपुरा में सिख नरसंहार हुआ था, 36 सिख वहां मारे गए थे जी। अनंतनाग जिला ही है, अनंतनाग से होकर के ही ये पहलगाम का रास्ता जाता है।
तो अनंतनाग में 36 की पूरा जगह है जहां पर 2000 में 36 सिखों की निर्मम हत्या हुई थी। फिर आप देखिए 2001 में भी 3 फरवरी को वहां फिर महजूर एक जगह है, गांव है, वहां पर सिखों की हत्या हुई थी। तो ये जो जिहादी मानसिकता है, ये किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, सिर्फ हिंदू के खिलाफ नहीं है, ये सारे नॉन मुस्लिम धर्मों के खिलाफ है, ये क्रिश्चियन के खिलाफ भी है, ये सिखों के भी खिलाफ है। क्योंकि ये जहर जो है वो बचपन से बोया हुआ है कि जो इस्लाम नहीं मानता है वो काफिर है, वो दुश्मन है और उसको मारना है, तो उसके साथ ये कोएग्जिस्ट नहीं करना है। ये जो ट्रेनिंग बचपन में कुछ लोगों के दिमाग में दे दी जाती है, वो बड़ी खतरनाक चीज है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। जी प्रवीण। नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट, और ये हम देखिए, मैंने देखा है भारत में, या जो मेरी परवरिश संस्कार है, जो आपकी परवरिश संस्कार है, हम इन चीजों पर बात करने में भी बड़ा संकोच करते हैं कि अरे हम ऐसा कैसे बोल दें, अरे ये बोलना ठीक नहीं लगता है, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, हम जानते हैं कि 4 लोग क्या बातें करते हैं, हम जानते हैं कि 4 लोगों के दिमाग में क्या चलता है, लेकिन बोलने में हम बहुत संकोच करते हैं। ये परवरिश होती है, और एक परवरिश वो होती है कि आप मारने काटने में कोई गुरेज नहीं करते, ये सब नहीं करते हैं। ये मैं जो कह रहा था कि ऐसा मत सोचिए कि संपूर्ण इस्लाम के मानने वालों के विषय में या सब, क्योंकि इसको बहुत जल्दी भड़का दिया जाता है। कुछ लोग जो ऐसा करते हैं, जो दूसरे, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, जो दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते, जो अपने देश को देश नहीं मानते हैं, जो भाईचारे में बिलीव नहीं करते हैं, जो इस देश के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है, यानी कहीं और अपने देश को देखते हैं, ये उन लोगों की बात हो रही है। वो हैं घटिया लोग। अगर कोई इस श्रेणी में नहीं आता तो निश्चित ही वो हिंदुस्तानी है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। जी प्रवीण जी, मैं बताना चाहूंगा जस्ट 2 मिनट और कि देखिए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मुस्लिम, मैं जेएनयू से पढ़ा हूं, कम्युनिस्टों के साथ रहा हूं, मुस्लिमों के साथ रहा हूं, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मुस्लिम्स भी हैं, तो सारे मुस्लिम कम्युनिटी को हम दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत बड़े स्तर पे मुस्लिमों का दिमाग, मुस्लिम बच्चों का दिमाग बदलने की जो साजिश रची जा रही है, उसको पकड़ना और उसको रोकना बहुत जरूरी है। नहीं तो दीमक की तरह जिहादी मानसिकता के में पैदा हुए बच्चे बढ़ के समाज में फैलते जा रहे हैं, इसको रोकना जरूरी है। जी, एक क्योंकि आपका एक्सपर्टाइज है वो, तो थोड़ा सा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत लोगों के जहन में होगा, हम एक डिसीजन, और ये सीसीएस की बैठक के लिए किस तरीके से मूवमेंट हो रहे हैं उसकी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सभी वरिष्ठ मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री इस बैठक में रहेंगे, और जैसा अभी आलोक जी ने आपको बताया है कि फिर जो भी फैसला होगा वो सेना प्रमुखों को उसके बारे में सूचित कर दिया जाए। एक आलोक जी, मुझे बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, हमारी सेना की प्रिपरेशन, वो तो उसको जो पॉलिटिकल विल होगी, जैसा आपने बताया, उसको वो जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो अपनी योजना बनाएगी। हम कितने तैयार हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। संक्षेप में बताएं आप, कितने हम रेडी हैं, कितने तैयार हैं, क्या ताकत है हमारी? प्रवीण जी, बालाकोट स्ट्राइक जब हुआ था उस समय से तो हमारी तैयारी काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक के समय जो टारगेट्स थे हमारे, उसको मारने के लिए हमें मिराज को अंदर भेजना पड़ा था, है ना। तो मिराज को अंदर भेजना पड़ा था, काफी डिसीव करके हमने वो ऑपरेशन किया था, मास्टर प्लान था वो एयर चीफ मार्शल धनवा का। मैं उस प्लान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कैसे किया गया था। उनके सारे जहाजों को खतरा दूसरी जगह दिखा करके उड़ा दिया गया और उनको दूसरी तरफ नॉर्थ में खींच के ले गए, और जो मेन स्ट्राइक फोर्स है मिराज, वो बाद में अंदर घुसा। तो वो एक अलग चीज है। अब हमारे पास कुछ ऐसे जहाज हैं, कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स हैं, जो प्रिसीजन स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं और जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। तो अब शायद अगर बालाकोट वगैरह के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उसको मारने के लिए हमको पाकिस्तान के अंदर भी घुसने की अब जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन युद्ध जब होता है तो दोनों सेनाएं एक दूसरे का निरंतर अवलोकन करती रहती हैं। पाकिस्तान को भी पता चल गया होगा कि हमारे आलोक जी, ये आपकी जानकारियां जो है उसने काफी बहुत कुछ हमको बताया, समझाया है कि ये जो परिस्थितियां चल रही हैं इनमें भारत के पास क्या ऑप्शन है। समय सीमित था, लेकिन आपने विस्तार से जानकारियां दी। लगातार आप मेरे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। सीसीएस की बैठक, उसके बाद एमईए की ब्रीफिंग, सब कुछ भारत एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।